आज से सावन का महीना शुरू हो रहा है। ऐसे में प्रयागराज के प्राचीन व प्रसिद्ध शिव मंदिर की विशेषता से आप भी परिचित हो। मनकामेश्वर मंदिर लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। मुगल बादशाह अकबर के किले के निकट यमुना नदी के तट पर स्थित मनकामेश्वर मंदिर में शिव जी अपने विधिवत रूप में विराजमान हैं। इस मंदिर को लेकर कई मान्यताएं हैं कि पूजा अर्चना और जल अभिषेक से भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। बताते हैं इस मंदिर का उल्लेख पुराणों में भी है। मनकामेश्वर मंदिर के प्रबंधक ब्रह्मचारी श्रीधरानंद बताते हैं कि स्कंद पुराण व पद्म पुराण में कामेश्वर पीठ का वर्णन है। ये वही कामेश्वर धाम है जहाँ पर काम को भस्म करके भगवान शिव स्वयं विराजमान हुए हैं। उन्होंने बताया कि त्रेता युग में भगवान वनवास जाते समय लक्ष्मण और माता सीता के साथ प्रयाग में रुके थे। उन्होंने अक्षयवट के नीचे विश्राम किया था। आगे की यात्रा के पूर्व श्री राम ने यहाँ शिव जी की पूजा और जल अभिषेक कर निवृद्धन यात्रा की कामना की थी। मनकामेश्वर मंदिर में शिव जी के पूजन अर्चन के लिए हजारों श्रद्धालुओं की अपार भीड़ जुटती है। पूरे माह भक्त सुबह से रात तक पूजा में जुटते हैं। प्रदोष और सोमवार को यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होती रहती है। काफ़ी दूर तक भक्त की लाइन में अपनी पारी का इंतज़ार करते हैं। सावन भर भजन कीर्तन और जल अभिषेक रुद्राभिषेक का कार्यक्रम अनवरत होता है। प्रयागराज में प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला, 6 वर्ष में अर्ध कुंभ मेला और प्रत्येक वर्ष माघ मेला संगम की रेती पर 1 माह लगता है। गंगा यमुना के संगम में स्नान के लिए देश विदेश से भक्त आते हैं। वे कामेश्वर मंदिर में शीश नवाने पहुंचते हैं। यहाँ पे सावन में भोलेनाथ का बहुत बड़ा महत्व है, जो कि यहाँ पे पारंपरिक और धार्मिक स्थल है। यहाँ पे आज से नहीं, सतयुग से राम भगवान ने जब से यहाँ कदम रखा है, यहाँ से पूजा करके गंगा यमुना सरस्वती तीनों धाराओं के बीच से होके यहाँ पे काफ़ी लोग आते रहते हैं। यहाँ पे मेरा जब से जन्म हुआ है उसके 2-4-5 साल से मम्मी पापा के साथ आते हैं। अर्चना द्विवेदी। अब जिस स्थान पर हैं ये श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर है। ये प्राचीन स्थान है और भगवान शंकर काम को भस्म करके यहाँ विराजमान हो गए थे। ये स्वयंभू शिवलिंग है और त्रेता में भगवान राम भी जब वनवास जा रहे थे तो संगम के पास आने के बाद यहाँ पर जलाभिषेक किया है। तभी से स्थान यहाँ विद्यमान है और जो भी सच्ची श्रद्धा से यहाँ पर आता है निश्चित रूप से उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। जहाँ तक सावन का सवाल है, 14 तारीख से सावन शुरू हो रहा है। सावन जो मास है भगवान शंकर को समर्पित है और पूरे मास भर जो सिद्ध स्थान होते हैं भगवान शंकर वहाँ निवास करते हैं। जो भी श्रद्धालु सच्ची भावना से उनका जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, जैसे दूध से अगर अभिषेक किया जाए तो वो स्वास्थ्य के लिए होता है, गंगा जल से किया जाए तो वो विजयश्री के लिए किया जाता है, और गन्ने के रस से अगर किया जाए तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए होता है। भगवान शंकर को मदार के फूल पसंद हैं, अगर वो चढ़ाया जाए, बेलपत्र चढ़ाने का बड़ा फल है, धतूरा चढ़ाने का फल है। तो सावन में ये सब सामग्री अगर भगवान को अर्पित की जाए तो जो भी मनोकामना होगी निश्चित रूप से वो पूर्ण होगी। सावन के सोमवार पर हर महिलाएं व्रत रखना जरूर चाहती हैं, क्योंकि अपने पति की लंबी आयु की वो मनोकामना मांगती हैं। ऐसे में सावन के महीने में गर्भवती महिलाओं पर किस तरह का असर होता है, क्या कुछ कहना है इस पर डॉक्टर वर्तिका श्रीवास्तव का कि महिलाएं गर्भवती किस तरह से व्रत में रखें अपना ख्याल, आइए जानते हैं। पहले तो आप सबको श्रावण मास की शुभकामनाएं। मास का शुभारंभ होने जा रहा है और आपने बहुत अच्छा विषय लिया, क्योंकि ये परंपरा है एक तरीके से अगर देखा जाए कि भगवान भोलेनाथ के उसमें आराधना में लड़कियां खासकर सावन का सोमवार रखने की एक बड़ी पुरानी परंपरा चली आ रही है। तो वो तो ठीक है, एक टीनेज होता है और वो हर तरीके से कोप अप कर लेती हैं अपने फास्ट से, लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए ये एक सवाल खड़ा हो जाता है। वो चाहे व्रत कोई भी हो, चाहे वो सावन का व्रत हो, तीज का व्रत हो, करवा, कोई भी निराजल व्रत में तो खासकर ये समस्या बहुत आ जाती है। और चूँकि सावन में जो सोमवार आते हैं और हर सोमवार वो व्रत रखने की एक रिवायत
होती है और लोग उसको बड़ी श्रद्धा से, बड़ी आस्था से निभाते हैं। व्रत में जो सबसे पहला ख्याल रखना चाहिए वो ये कि आम लोगों की धारणा होती है कि हम व्रत करना शुरू करेंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे या प्रेगनेंसी में थोड़ा फ़र्क आएगा, कुछ दिक्कत आ सकती है बच्चे की ग्रोथ में। तो पहले तो ये धारणा गलत है, क्योंकि जो व्रत के शुरुआती दौर पे जो होता है वो हमारे शरीर का पानी सूखता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम अन्न जो कि हम व्रत में नहीं लेते हैं, एक सॉलिड डाइट या सॉलिड फूड नहीं लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें अपना लिक्विड इनटेक मेंटेन करना चाहिए, मतलब तरल पदार्थ हमको पूरी तरीके से मेंटेन करना चाहिए। वैसे भी एक प्रेग्नेंट लेडीज़ की डाइट में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो है उसका प्रोटीन कंटेंट। वो कार्बोहाइड्रेट्स एक बार कम कर सकती है, वो आलू ना खाए, चावल ना खाए, बहुत तले हुए ड्राई फ्रूट्स मखाने ना खाए, चलता है, लेकिन प्रोटीन कंटेंट कहीं से भी हैम्पर या डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और उस प्रोटीन कंटेंट को मेंटेन करने के लिए हमारे पास दूध है, दही है, लस्सी है, साबूदाना है। और व्रत में तो आजकल ऐसे ऐसे पकवान बनते हैं कि कहिए ना, और खूब अच्छी कैलोरीज भी मिलती है, शुद्ध देसी घी में वो खाना बनाया जाता है। फल बहुतायत में हम लोग व्रत में ख़रीद के लाते हैं, खासकर इसी पे कि हाँ हमें फलहार लेना है, उपवास करना है, उसके लिए तो हम लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स ले सकते हैं, फ्रूट का पल्प बना सकते हैं, फ्रूट शेक पी सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं, साबूदाने का प्रिपरेशन ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इस बात पे विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारा लिक्विड इंटेक कम नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ पानी, इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं, जल से बेहतर कुछ नहीं है। तो दिन भर में जो उनका पानी का इंटेक है वो बराबर मेंटेन रखना चाहिए और तरल पदार्थों का सेवन वो बराबर करती रहें, तो उनकी सेहत और उनके बच्चे की सेहत पर कहीं कोई भी असर नहीं पड़ेगा। मैं वर्तिका श्रीवास्तव, गायनेकोलॉजिस्ट। संगमनगरी प्रयागराज इन दिनों मिट्टी के फैंसी घड़े की बाज़ार में डिमांड है। एक तरफ गर्मी तो दूसरी तरफ कोरोना के कारण इन घड़ों की डिमांड है। दुकानदारों की माने तो जहां गर्मी तो है, मगर साथ ही इन घड़ों की इसलिए डिमांड है कि लोग हाथ डालकर कोरोना काल में पानी नहीं निकालना चाहते हैं, इसलिए टोटी से पानी इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इन टोटी वाले घड़ों की अब डिमांड है। जहां लोग पहले बिना टोटी के घड़े इस्तेमाल करते थे और ऊपर से हाथ पानी डालकर निकाल लेते थे, मगर अब कोरोना के कारण लोग हाथ नहीं डाल के निकालना चाहते, इसलिए टोटी वाले घड़ों की ज़्यादा डिमांड है। मगर दूसरी तरफ कुम्हार इसलिए भी परेशान है कि उन्हें मिट्टी नहीं मिल पा रही। डीजल के दाम बढ़ने के बाद मिट्टी के भी पर ट्रैक्टर दाम बढ़ गए हैं, जिससे उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। शुरू से वो मट्टी का काम करते चले आ रहे हैं और मट्टी ना मिलने से परेशान है और सरकार से उन्होंने मांग की है कि सरकार इस बारे में उनके लिए सोचे कि मट्टी उनको मिल सके, जिससे वो मट्टी के बर्तन आसानी से बना सकें। दुकानदारी बढ़ी हुई है, फैशन से थोड़ा आदमी जो है ज़्यादा ले रहा है। हाँ, और कोरोना की वजह से आदमी हाथ में पानी भी नहीं डालना चाहता, तो इसलिए जो है टोटी से इस्तेमाल करने में ज़्यादा उसको सुविधा देती है। हाँ, डिमांड हो रहा है। हाँ, दिक्कत आ रही, मिट्टी की दिक्कत आ रही। मिट्टी 2500-3000 रुपया ट्रैक्टर आता है, डीजल महंगे होते ट्रैक्टर वाले भी मिट्टी के दाम बढ़ा दिए हैं। मिट्टी की ज़्यादा दिक्कत है इस समय, इसको सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। तो पुराना उद्योग है हमारा लोग का, यही पीढ़ी चली आ रही काम करते हुए। मिट्टी की बहुत समस्या है, थोड़ी डिमांड बढ़ी, लेबिन पर आ गई, टोटी लगाने फैशन से थोड़ा लेबिन पर आ गई है। दिक्कत क्या, कारोबार बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिक्कत है? धंधा बंद हो जाएगा, मिट्टी के ऊपर साला वो डिपेंड है हमारा शिव भोला पूजा। संगमनगरी प्रयागराज पहुंचे अयोध्या के तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर परमानंद ने मुसलमानों विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद अब सपा के जिला अध्यक्ष योगेश चंद यादव ने पलटवार किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं। परमहंस दास जी जो अभी कल आए थे इलाहाबाद, और उनका जो मैंने वीडियो देखा, जो उन्होंने बयान दिया, सर्वप्रथम तो बहुत ही निंदनीय बयान दिया उन्होंने। मैं इसकी निंदा करता हूं और प्रशासन से मांग करता हूं उनके खिलाफ FIR दर्ज करके उनको पहले तो जेल में डालें। ये सब जितने हैं, इन सब मानसिक रूप से एकदम दिवालिया हो गए हैं। जिस तरीके से बोल रहे हैं कि नमाज वाले दिन यानी जुम्मे वाले दिन वो एक सेना तैयार कर दिए हैं जो जा करके वहाँ पे पकड़ेगी, मारेगी, उनको काटेगी, उनकी ट्रेनिंग दे दी है। तो इसका मतलब कि कोई पैरेलल सरकार चला रहे हैं, पैरेलल मिलिट्री खड़ी कर रहे हैं, जो देश के लिए बहुत ही घातक है। अगर उनको किसी चीज़ से कोई दिक्कत है, कोई शिकवा शिकायत है, तो कानूनी प्रक्रिया अडॉप्ट करें, संवैधानिक तरीका है उसको अपनाएं, FIR दर्ज करावें कि फला लोग आपके यहाँ पे जिहाद में शामिल हैं, हिंदुओं को मार रहे हैं।
वो अपने मन का रग लापते हैं, न कहीं कोई मार रहा है, न पीट रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा। बढ़िया अच्छा भला इलाहाबाद से लेके पूरे हिंदुस्तान तक का माहौल शांत, सब अपनी दाल रोटी में परेशान है। वैसे कोरोना महामारी से सब निकल करके आए हैं, उबर करके कोई तो आदमी अपनी जीविका पाल रहा है, और ये आकर के नया नाटक शुरू कर दिए हैं कि जिहादियों को मारना। यहाँ जिहाद हो रहा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, किसी से कोई लेना नहीं। यहाँ पे आदमी परेशान है, 2 जून की रोटी को, बच्चे को शिक्षा के लिए। ये हर बार आकर के माहौल ख़राब करने का बीजेपी काम करती है, बीजेपी के लोग करते हैं। मेरी प्रशासन से मांग है, इनको तत्काल FIR लाज करके, और ये वीडियो जो कल भी मिल गई थी, मैं भी SSP साहब को इसको व्हाट्सअप करके उनसे अनुरोध करूँगा कि इसके खिलाफ FIR दर्ज करें और उसके बाद इनको जेल में डालें। और हाईकोर्ट के माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से मैं अनुरोध करूँगा तो स्वतः संज्ञान में लेकर के इनको जेल में डालें। ऐसे लोगों को तो बाहर खुला छूटना ही नहीं चाहिए, इनको जेल में होना चाहिए। गृह वाटिका अभियान के तहत जहां लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि किस तरह से अपनी धरती और पर्यावरण को स्वच्छ रखें, साथ ही किस तरह से पॉलीथीन का उपयोग ना करें और अपने आसपास किस तरह से पर्यावरण को मेंटेन करने के लिए पौधे लगाएं। ऐसे में समाज सेवी जूही जायसवाल की तरफ से ये अभियान का मुहिम छेड़ी गई है और इसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे। क्या कुछ कहना है इस पर समाज सेविका जूही जायसवाल का, आइए सुनाते हैं आपको। मैं बता दूं कि प्रयागराज गृह वाटिका अभियान का उद्देश्य है इस धरती को, हमारे शहर को वापस से हरा भरा और बहुत ही बढ़िया पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त शहर बनाने के लिए ये एक अभियान जो कि अब आंदोलन के रूप ले चुका है, क्योंकि ये अभियान सिर्फ एक संस्था का, एक व्यक्ति का, स्त्री पुरुष जाति संप्रदाय या किसी राजनीतिक पार्टी का अभियान नहीं है, बल्कि ये एक आंदोलन है, ये अभियान है जन जन का अभियान। हमारे शहर में रहने वाली सभी गृहिणियाँ, बहनें, कुछ भाई, हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि अपने प्रयागराज को पूर्णतः पर्यावरण प्रदूषण से मुक्ति दिला सकें, और इसके लिए प्रयागराज गृह वाटिका अभियान की शुरुआत की गई है। इसके बारे में मैं बता दूं कि इस अभियान के तहत हम लोग लगातार प्रशिक्षण देते हैं पॉलीथीन और प्लास्टिक बोतलों से किस प्रकार इको ब्रिक्स बनाई जा सकती हैं और उनका उपयोग कहाँ किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ घरेलू कचरे से लिक्विड खाद और कंपोस्ट खाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके साथ किचन गार्डन किस तरीके से आप लोग अपने अपने घरों में बना सकते हैं, कौन से पौधों को कैसी देखरेख की ज़रूरत है और कौन से पौधे किस जगह पर उगाए जा सकते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों को बीजों की ज़रूरत होती है, पौधों की ज़रूरत होती है, हम उन्हें वो दिलाने का प्रयास करते हैं। मैं एडवोकेट जूही। संगम नगरी प्रयागराज जहां अयोध्या से पहुंचे तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर परमाहंस दास ने प्रयागराज में मुसलमानों पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद अब MIM के प्रवक्ता ने पलटवार किया है और कड़े शब्दों में परमाहंस दास की बातों की निंदा की है और साथ ही उन्होंने कानूनी कार्रवाई की भी मांग की है। MIM के नेता मोहम्मद फरहान ने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए परमाहंस दास पर कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि ये देश में नफरत घोलने की राजनीति कर रहे हैं, जिससे कि देश का अमन चैन खराब होगा। ऐसे में कड़ी निंदा करते हुए क्या कुछ उन्होंने मांग की है प्रशासन और शासन से, आइए सुनाते हैं क्या कहना है MIM प्रवक्ता का। मैं तो सबसे पहले उनके बयान की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं कि एक साधु संत होकर इस तरह के बयान दे रहे हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि इनके मन में और इनकी जीविका में कितना जहर भरा हुआ है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे ही लोग आज देश का माहौल ख़राब करने में लगे हुए हैं और ये नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम मिलकर रहें। ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम आपस में मारकाट करें, एक दूसरे की गर्दन काटें। और जहाँ तक मेरा अपना मानना है, सरकार को इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये साधु के रूप में शैतान हैं। इन्होंने साधु का चोला पहनकर जो शैतान काम करता था वही ये काम करने का काम कर रहे हैं। प्रयागराज में आज नगर निगम की टीम जब कर्नलगंज थाना अंतर्गत पहुंची कटरा पानी टंकी, तो दुकानदारों में हड़कंप मच गया। वहीं परंतु अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वे सड़क किनारे मलबे को हटवाने के लिए आए, जिसके बाद लोगों ने सांस ली। वहीं नगर निगम की टीम ने आज सेक्टर 3 और 4 में कार्रवाई करते हुए सड़क किनारे हटवाए मलबे और गंदगी भी साफ कराई है। वहाँ पर पहुँचे अधिकारियों ने मलबे को गाड़ी से हटवाया। सर क्या मामला है आज ये पानी टंकी चौराहे पे? ये दरअसल में पूरे नगर क्षेत्र में माननीय महापौर जी और नगर आयुक्त महोदय के आदेश के अनुक्रम में मलबा हटाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है पूरे शहर में। आज जोन 3 और जोन 4 का टर्न था, जिसमें आंशिक भाग जोन 3 और आंशिक भाग जोन 4 भी लिया गया है।
शहरी क्षेत्र में जो भी मुख्य मार्ग हैं या लिंक रोड हैं, जहाँ कहीं कई वर्षों से कई दिनों से मलबा पड़ा हुआ था, उसको सामूहिक अभियान लगाकर हटाने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ साथ लोगों में इस चीज़ की जनजागरूकता की जा रही है कि कृपया आसपास अपने कहीं मलबा इकट्ठा ना होने दें। ये सीएनडी वेस्ट है जिसका उपयोग नगर निगम ब्रिक्स बनाने में भी कर रहा है और तमाम तरीके की चीज़ें हैं। इसके लिए एक अलग से प्लांट बना दिया गया है बसवार में ही, जो सीएनडी वेस्ट को कलेक्ट करता है। इसके साथ साथ लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है इस संबंध में कि अपने आसपास साफ सफाई रखें। प्रतिबंधित पॉलीथीन का प्रयोग, सिंगल यूज पॉलीथीन का प्रयोग शासन द्वारा पहली तारीख से ही बंद कर दिया गया है। इस संबंध में सभी को ये दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं, उसकी भी चेकिंग की जा रही है हमारे द्वारा और लोगों को जागरूक किया है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां नगर निगम द्वारा सिंगल यूज़ पॉलीथीन को लेकर अभियान चलाया गया है, जहां पूरी तरह से पॉलीथीन पर प्रतिबंध हो गया है, ऐसे में दुकानदारों के यहाँ छापेमारी की गई है और कई रेस्टोरेंट में भी छापेमारी की गई है और पॉलीथीन जहां भी मिली वहां चालान किया गया। बता दें, जहां पॉलीथीन पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में प्रतिबंध लगा दिया गया, ऐसे में नगर निगम कड़ा रुख अपनाते हुए जहाँ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कर रही छापेमारी। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि सिंगल यूज पॉलीथीन, कोई भी ऐसा पॉली बैग या पॉलीथीन जिसमें स्ट्रॉ तक है, प्लास्टिक स्पून्स भी हैं, वो सभी पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। कोई भी सिंगल यूज पॉलीथीन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इवन जो हम लोग पहले अभी देखते होंगे होटल वगैरह में पैकिंग मटेरियल जो ऊपर से रैप करके और उसको दिया जाता है, वो भी पूरी तरीके से बैन हो चुका है। इसकी भी जाँच करवाते हैं। अभी हाशिमपुर में अभियान चल रहा है अपर नगर आयुक्त महोदय के दिशा निर्देश। मैं दीपेंद्र प्रताप सिंह, सफाई एवं खाद्य निरीक्षक, नगर निगम प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज जहां गैस के दाम तो बढ़े थे, अब गैस कनेक्शन के भी दाम बढ़े हैं। ऐसे में राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा के संयोजक आरिफ इकबाल ने सरकार पर निशाना साधा है। महंगाई को लेकर क्या कुछ कहा है आरिफ इकबाल ने, आइए सुनाते हैं आपको। पूरे हिंदुस्तान में जो गैस के दाम बढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ महंगाई चरम सीमा पर है लगातार। चूँकि अब मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होने वाला है, तो हम केंद्र में सरकार के खिलाफ जो विपक्षी पार्टियां हैं, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि जब गैस का दाम बढ़ता था तो उस समय विपक्ष की एक नेता रहती थी, उस समय के प्रधानमंत्री को चूड़ियाँ भेजने का काम करती थी और सड़क पर सिलेंडर लेके उतर जाती थी। आज वो गैस के दाम करीब 1000, 1500, करीब 1100 रुपये हो गए और लगातार हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं। भूखमरी के कागार पे हिंदुस्तान की 25% आबादी 1 जून की रोटी के लिए परेशान है और 8 साल हो से ज़्यादा हो गए केंद्र सरकार के महंगाई पे रोज़ काबू होने का दावा करने वाली सरकार विफल हो चुकी है। हम विपक्ष से मांग करते हैं कि विपक्ष की अहम भूमिका निभाते हुए सारी पार्टियां इस पर लोकसभा में जोरदार मुद्दे से उठाइए, ताकि सड़क से लेकर सदन तक महंगाई का मुद्दा एक गूंजे कि विपक्ष को, अगर हम लोगों ने विपक्ष को भेजा तो विपक्ष सरकार की आलोचना करे कि इस महंगाई की, क्योंकि जब ये विपक्ष में रहते थे तो कहते थे कि हम महंगाई को 100 दिन में कम कर देंगे। आज 8 साल से ऊपर हो गया, 1-1.5 साल बाद लोकसभा चुनाव में चलेंगे। तो हमारी मांग है, और इसको गरीबों के हित में मिडिल क्लास, जो हिंदुस्तान का इतना बड़ा जो मिडिल क्लास है, उसके पक्ष में इन तत्काल दामों को वापस लिया जाए। और कनेक्शन के दाम बढ़ाकर इन्होंने मध्यम वर्ग है उसके ऊपर एक गंभीर चोट उसकी रसोई के ऊपर किया है कि जो मध्यम वर्ग है वो अपने बजट में अब उसको 1000 रुपया और ज़्यादा देना पड़ेगा। गैस के दाम बढ़ गए, गैस के साथ साथ जो और चीज़ें होती हैं उसके साथ चीनी, दाल, आटा, घरेलू उपयोग की चीज़ें दिन पर दिन बेतहाशा वृद्धि होती जा रही है। महंगाई दर देख लीजिए कहाँ पहुँच गई है और हमारी GDP माइनस में चली गई है। नगरी प्रयागराज जहां एक बार फिर से सोने चांदी का दाम बढ़ गया है, जहां सोने की कस्टम ड्यूटी 10% बढ़ी है, तो 10% बढ़ने के बाद अब सोने का दाम 51,000 है, वहीं चांदी का 48,500 रुपये किलो है। ऐसे में अब दुकानों पर सन्नाटा पसरा है। महंगाई के कारण अब दुकानों पर ग्राहक भी कम आ रहे हैं और लगन करीब है, मगर लोग अब कटौती कर रहे हैं बढ़े हुए सोने और चांदी के दाम से। ऐसे में बाजार में सन्नाटा पसरे होने के कारण दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, यहाँ तक कि घर और दुकान का भी खर्चा नहीं निकलता है। ऐसे में काफ़ी परेशानी भी होती है। वहीं सुनारों कहना है कि सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, अगर 2-4 तोला सोना बिक जाए तो बहुत बड़ी बात है और सारे दुकानदार परेशान हैं महंगाई को लेकर, जिसके बाद सोने और चांदी पर महंगाई की मार है। क्या कहना है ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश सिंह का, आइए सुनाते हैं। सोने का दाम इसलिए बढ़ रहा है भैया, जब से टैक्स गवर्नमेंट ने बढ़ाया है उससे सोने का रेट भी बहुत बढ़ रहा है और चांदी का रेट घट भी रहा है, लेकिन मार्केट में कस्टमर नाम की कोई भी चीज़ें नहीं है। किस तरह का टैक्स बढ़ाया है? जो बाहर से सोना आता है उस पर टैक्स लगा दिया है, एक्साइज ड्यूटी लगा दिया है, जिसके 10% करीब लगी है ड्यूटी। तो
बहुत परेशानी आ रही, माल भी बाहर से नहीं आ रहा है। जो बाहर से माल आता भी था तो व्यापारी अब डर रहा है माल लेके आने में कि क्या सुविधा होगी व्यापारियों की। उस आज के सोने का रेट है 51,800 रुपये और चांदी का रेट है 58,200 रुपये। बाज़ार में बिल्कुल भी कस्टमर नहीं है, चाहे जो पूरे शहर में आप देख लीजिए तो कस्टमर नहीं, सारी दुकानें खाली पड़ी हुई हैं। चौक में दुकान कम से कम 2 से 2.5 हज़ार दुकानें हैं, सब बिल्कुल किसी की बोनी हो रही, किसी की नहीं हो रही। ग्राम 2 ग्राम सोने बिक रहे हैं, नहीं बिक रहे हैं। बहुत बड़ा असर महंगाई का है। परिचय दिनेश कुमार सिंह, ज्वेलर्स एसोसिएशन प्रेसिडेंट, प्रयागराज। नगरी प्रयागराज के नज़ारा है रोशन बाग की सड़कों का, जहां आप देख सकते हैं आवारा गौवंश सड़क पर घूम रहे हैं और कूड़े में भोजन तलाश रहे हैं और पॉलीथीन खाकर ये गौवंश बीमार होते हैं। जहां सीएम योगी द्वारा कान्हा गौशाला लाखों रुपए से बनाई गई, मगर नगर निगम की लापरवाही कारण सड़क पर घूम रहे गौवंश, जिससे कई बार लोगों को खतरा भी सताता है, क्योंकि ये रोशन बाग सबसे व्यस्त इलाका है। यहाँ कपड़े की मार्केट है और दिन भर लोग पैदल आते जाते हैं। जहां बीते दिनों कीटगंज चौखंडी में एक सांड ने बुजुर्ग को टक्कर मारी थी, जिसके बाद मौके पर उनकी मौत हो गई थी, मगर उसके बाद भी नगर निगम अब इस पर ध्यान नहीं दे रहा है और बड़ी दुर्घटना का इंतज़ार कर रहा है। जहां सड़क पर घूम रहे गौवंश से किसी समय भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है और जिम्मेदारों की लापरवाही से किसी की जान भी जा सकती है। क्या कुछ कहा है लोगों ने, आइए सुनाते हैं। आवारा जानवर जो सड़कों पर घूमते हैं, ये जो है लोगों के लिए नुकसान के बायस है, क्योंकि ये और उनके लिए भी नुकसान है जो आवारा घूमते हैं, उनकी कोई देख रेख करने वाला नहीं होता है। और कूड़े खाने पे बेचारे खाने के लिए वो लोग जानवर जाते हैं, उसमें पन्नी वगैरह होती है, तो जिसकी वजह से पन्नी में खाना होता है, तो ये खा लेते हैं और इनके पेट में जा कर के इनको ये नुकसानदायक होता है। ऐसे ही टहलते रहते हैं यहाँ पे? हाँ, ऐसे ही टहलते रहते हैं। अब समझ में नहीं आता नगर निगम इसको देखभाल करती है कि नहीं करती है। आवारा सड़कों पे घूमते हैं, इनके लिए कुछ समाधान होना चाहिए।